शम्मा जली तो परवाने हुए, ये शराब बनी तो मैखाने हुए। आखिर कुछ बात है मोदी में जो हम सब कायस्थ उनके दीवाने हुए। मेरे समझ से तो कोई अपोजिशन में है ही नहीं। देश के लिए कोई एक बंदा है तो हमारा मोदी के सिवा कोई नहीं। मोदी नहीं तो कोई नहीं। 40 में से कितनी सीट इस बार एनडीए को जा सकती है यहाँ से? 40 दूना 80 को सीट और यदि लोग बढ़ा दे संसद से तो अच्छी बात है। हम पहुंच गए हैं बिहार की राजधानी पटना में। पटना साहिब सीट है ये। यहाँ कायस्तों का बोलबाला है और कायस्थ वो समाज जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड, और आप कहें अगर कि कायस्थ की वजह से, कायस्तों की वजह से पटना साहिब सीट हमेशा से बीजेपी के लिए गढ़ मानी जाती रही है। चाहे शत्रुघ्न सिन्हा यहां से चुनाव लड़े हों, रविशंकर प्रसाद चुनाव लड़े हों, 2009 में परिसीमन के बाद जब ये सीट बनी तो उसके बाद से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के साथ चले गए तो यहां के लोगों ने उनको नकार दिया, हरा दिया। उन्हें बीजेपी के साथ जाना ही पसंद है। लेकिन आज हम बात करेंगे, तमाम लोग हमारे साथ हैं कायस्थ समाज से ही, इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि पिछले 10 साल में क्या इन लोगों का मन बदला है और क्या कायस्थों का कोई मुद्दा भी है या एक ही एजेंडा है कि हमको बीजेपी के साथ जाना है। आप किसी भी सिन्हा को, श्रीवास्तव को, यानी कि कायस्थ व्यक्ति को उम्मीदवार यहां उतार दीजिए, हम उसके साथ चले जाएंगे। तो जरा एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। सर क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार वर्मा। आप लोगों का कोई एजेंडा है, कोई आप लोगों का मुद्दा है या सिर्फ एक ही एजेंडा है बीजेपी? देखिए, हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, इसलिए एजेंडा और विकास तो हम लोग के प्राथमिकता में रहता है। और रही बात जब ये चित्तौड़गढ़ है कायस्थों का, तो कायस्थ छोड़ के दूसरा तो नहीं जीतेगा, इसमें तो कहीं दो मत है ही नहीं। और यहाँ पर कायस्थ जो है सो प्रमुखता से रहता है और संख्या भी हम लोग की 8 लाख है। तो 8 लाख संख्या है तो हम लोग दूसरा के क्यों यहाँ आने देंगे? मुद्दा अपनी जगह पर है, विकास अपनी जगह। आप लोग तो टॉप टू बॉटम वाले नहीं है, टॉप वाले हैं, है ना? निश्चित। तो आप लोग जात पात को क्यों इतना वैल्यू करते हैं? जात पात को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन हर जगह पर तो जात पात का ये है, तो हम लोग उससे वंचित क्यों? तो बीजेपी ही क्यों? बीजेपी क्यों? दूसरा कोई दे तब ना। यहाँ बीजेपी जब वैल्यू दे रहा है, बीजेपी जब टिकट दे रही है तो बीजेपी को क्यों नहीं देंगे? अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए कांग्रेस से, बाबूजी आपका नाम क्या है एक बार बताइए। मेरा नाम निर्मल कुमार श्रीवास्तव हूँ जी। एक चीज मेरा एक सवाल ये है, मैं जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कांग्रेस यहां से कोई कायस्थ इस बार उतारे, है ना, या आरजेडी कोई कायस्थ उतारे, तब आप लोग क्या करेंगे? आरजेडी उतारे या कांग्रेस उतारे, उससे कायस्थों को मतलब नहीं है। जो कायस्थ के हित की रक्षा करे उससे हमको मतलब है। और बीजेपी जो है वह कायस्थों के लिए शुरू से, आज से नहीं, शुरू से जब से यह पटना साहिब और पाटलिपुत्र ये सब बना, कायस्थ का सबसे अधिक संख्या है। और हम लोग ने मन बनाया है कि कायस्थों को ही वोट देंगे। अभी वर्तमान में श्री आर.के. सिन्हा, जिनका नाम आप सुने होंगे, और जिस यहाँ पर जिस सहाय सदन में है, कृष्णनंदन सहाय हुआ करते थे, इन लोगों ने कायस्थों के लिए बहुत काम किया है और करते रहते हैं। श्री आर.के. सिन्हा चाहे कायस्थ हो या अन्य समाज के वर्ग हो, सबके स्वास्थ्य, हेल्थ, शिक्षा सब में मदद करते हैं। और उनके पुत्र ऋतुराज सिन्हा हैं, पिता के धर्म में बड़े पुत्र, जो कहावत है, तो ऋतुराज सिन्हा भी उसी लाइन पर चल रहे हैं और समाज। लेकिन बाबूजी बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है। परिवारवाद के खिलाफ तो एकदम है, उसमें ये दो मत नहीं है। लेकिन बीजेपी में अभी तक तो कोई ऐसा यहाँ चेहरा नहीं मिला है जो परिवारवाद का हो। आर.के. सिन्हा जो है वो राज्यसभा में थे, उनके पुत्र हैं, काम कर रहे हैं, समाज सेवी हैं, शिक्षाविद हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। उनके मन में एक लगन है कि हम अपने समाज के लिए, अन्य दूसरे लोगों के लिए अधिक से अधिक काम करें और उनको जो सबसे निचले वर्ग के लोग हैं उनको भी हम आगे बढ़ाएं। इन्हीं सब। ठीक है, नारा मत लगाइए, मुझे हमेशा परहेज नारे से है कि आप अपनी बात कहिए, क्योंकि मैं आम लोगों के साथ इसीलिए आता हूं, नहीं तो नेताओं को खड़ा होकर डिबेट कर लेता है ना। तो आम लोगों की तरह बात करेंगे और अपने मन की बात करेंगे, है ना। आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार सिन्हा। अरविंद जी बताइए मुझे कि 2024 में क्या मोदी ही जरूरी है
देश में और कोई दूसरा नेता नहीं बचा है जो 24 में देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? मेरे समझ से तो कोई अपोजिशन में है ही नहीं, और मोदी जी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति अगर होता है तो देश के कल्याण के लिए बात नहीं होगी। इसलिए भाजपा और मोदी जी को ही आना अति आवश्यक है। आप लोग क्योंकि बहुत पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, और एक चीज ये है कि अभी खूब बात हुई कि राम मंदिर की वजह से, राम जी की वजह से माहौल बना हुआ है और उसका फायदा बीजेपी को हो जाएगा। आप लोगों को लगता है कि ऐसा होगा? देखिए, राम मंदिर तो एक अपना अलग इशू है। राम मंदिर तो बना, बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ भाजपा के लिए नहीं है, बल्कि सारे हिंदुस्तान में जितने लोग हैं उन लोगों के लिए राम मंदिर बनाया गया है। और इसमें हो सकता है कि इसका कुछ फायदा मिल सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका फायदा मिले ही। ठीक है। लालू यादव जी ने परिवार को लेकर सवाल उठाया है ना। लालू यादव जी ने कहा कि भाई मोदी जी यही, क्योंकि यही की बात है तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, आप लोगों को लगता है कि मोदी जी का परिवार, उनका जो निजी परिवार है वही है, या 140 करोड़ जो दावा मोदी जी कर रहे हैं, इस वजह से मोदी जी इस बार फिर से 400 पार का सपना देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष का कभी कभी कहावत है ना कि विपक्ष कमजोर है, जो दिख रहा है अभी हमें। और उनका एक गलत कथन, या उसको जिस तरह से उन्होंने 2 तारीख के रैली में, रैली विशाल रैली थी, उसमें कोई दो मत नहीं है। लालू जी ने जो कहा, और किसी के व्यक्ति विशेष के, इंडिविजुअल के परिवार पर बोलना, वो कहीं ना कहीं उनको कहते बहुत बड़ा लॉस हो गया। आज हर आदमी, ठीक है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, हमारा और आपका सबका होता है। जो वोट नहीं भी देता उनका भी प्रधानमंत्री होता है। लेकिन आज जो ये बयान चल गया कि मैं मोदी का परिवार, 140 करोड़ मोदी का परिवार, ये जरूर कहीं ना कहीं कायस्थ समाज जो है वो मोदी का परिवार है कि नहीं है? पूरा भारत जब परिवार है तो कायस्थ तो हम लोग इंटीग्रल पार्ट हैं, तो वो तो बाय डिफॉल्ट हो जा रहा है। जी, क्या कह रहे हैं आप? पूरा हम लोग पुरुष समाज से भी संप्रभुत्व समाज रहे, चाहे आप विवेकानंद से ले लीजिए या फिर चंद्र बोस से ले लीजिए, हम लोग केवल देश के लिए जानते हैं। देश के लिए कोई एक बंदा है तो हमारा मोदी, मोदी के सिवा कोई नहीं। मोदी नहीं तो कोई नहीं। हमारा पूरा कायस्थ समाज मोदी जी के साथ है, और हमारा नेता ऋतुराज सिन्हा। कायस्थ समाज तो मोदी जी से पहले भी था और मोदी जी के बाद भी होगा। मोदी जी में ऐसा क्या है? एक चीज थोड़ा कीजिए, आप लोग करीब आ जाइए, अलग अलग मत हुई। एक सेकंड, आप लोग करीब आ जाइए, हाँ पास आ जाइए, और भी आगे आ जाइए थोड़ा सा। जी, मतलब मोदी जी से पहले भी कायस्थ समाज था, मोदी जी के बाद भी कायस्थ समाज रहेगा। सिनारियो है, मोदी जी के सिवा कुछ नहीं है, जो कि वर्ल्ड लीडर हो चुके हैं हमारे मोदी जी। जो देश के हमारा 5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी लाना है, थर्ड इकोनॉमी कौन लाएगा? ये लोग से तो होने से रहा। जहां तक हमारा नेता है तो हमारा ऋतुराज सिन्हा नेता है, और कोई नहीं, विकल्प नहीं हमारे पास। एक चीज बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि मोदी ही अर्थव्यवस्था को आगे ले जा पाएंगे। अभी देश में तो माहौल ये भी बनाया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई है। बिल्कुल, वो विपक्षियों का नेता, हमारा नारा नहीं है। हम देख रहे हैं ना, डे बाय डे बॉटम से लोगों को दिख रहा है क्या हमारा ग्रोथ है। आज जो हैंड पुलर है, रिक्शा पुलर, वो भी खुश है। अब जो अलग बोलने वाले विपक्ष को तो मिलना चाहिए, लेकिन हर कोई खुश है। और हम ट्रिलियन देख रहे हैं कितना विकास हो रहा है, आर्थिक विकास। आज गांव में जाके देखिए, हर के घर में अनाज बढ़ा है, बिजली है, और क्या चाहिए? हर घर में नल है, अब क्या चाहिए? ठीक है, मैं अब इधर आ जाता हूँ थोड़ा सा। भाई साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशुतोष नारायण सिन्हा है जी। मुझे एक चीज बताएं आप कि कायस्थ समाज जो है वो सिर्फ हवा के साथ नहीं बहता है ना, ना ही उनको कोई बरगला सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं सब, हर घर में अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप लोग क्या, रामलला का मंदिर बन गया तो उस हवा में आप लोग बीजेपी के साथ चले जाएंगे, या आप लोग मोदी मोदी पूरे देश में हो रहा है तो इसलिए मोदी के साथ चले जाएंगे? ऐसी बात नहीं है। कायस्थ समाज अपने आप में एक बुद्धिजीवी समाज है, और जहां पर इतने लोग हैं, सबका कितना माइंड है। एक माइंड तो मोदी जी, एक माइंड पूरे देश में खलबली मचा दिए हैं, पूरे वर्ल्ड में 5वां अर्थव्यवस्था बना दिया है। और इतने माइंड जब मोदी जी के साथ लगे हैं तभी तो उनको हाथ मजबूत हुआ है। और पहली बात है कि मोदी जी के विषय में जो आप बातें कर रहे थे, उनके विषय में कि क्यों हम लोग उनके दीवाने हैं। एक शेर है कि क्षमा जली तो परवाने हुए, क्षमा जली तो परवाने हुए, ये शराब बनी तो मैखाने हुए। आखिर कुछ बात है मोदी में जो हम सब कायस्थ उनके दीवाने हुए। बहुत अच्छा। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर कायस्थ समाज से। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रीति बड़ियार है, और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करती आ रही हूँ। एक चीज मुझे बताइए कि क्या आपके समाज की जो महिलाएं हैं
वो भी एक ही पार्टी, जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है, वही उनकी फेवरेट पार्टी है, वही मोदी जी उनके फेवरेट नेता हैं? देखिए, हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं और हम लोग हवा और संप्रदाय ये सब को लेकर नहीं चलते हैं, न राम मंदिर से जुड़ के हम लोग चल रहे हैं। हम लोग मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, जो विकास की काम कर रहे हैं। आज शिक्षा, महिलाओं, गांव गांव में लड़कियां पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं। आज हम लोग स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। आज 14 के बाद? जी हाँ, 14 से पहले स्वतंत्रता का बिल्कुल नहीं, गुंडा राज था। हम लोग 6 बजे के बाद हम लोग क्या पुरुष भी नहीं निकल पाते थे। आज हम लोग बहुत स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और अभी व्यवस्था भी की जा रही है कि हम लोग रात भर भी चल सकते हैं। इस तरह के भी सीसीटीवी कैमरा की बात अभी सम्राट चौधरी ने किया है। अभी महिला सशक्तिकरण को प्रोग्राम में आए हुए थे रविंद्र भवन में। मोदी जी को आप लोग क्यों पसंद करते हैं? मोदी जी परिवारवाद नहीं है, वो तो योगी हैं, संत की तरह हैं, है ना। लालू जी तो कहते हैं कि वो हिंदू ही नहीं है। हिंदू कैसे नहीं रहेंगे? हिंदुस्तान में जो जन्म लिया है वो सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म ही नहीं है, बाकी सब संप्रदाय हैं। देखिए, आप जब किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करते हैं ना, तो ये इस तरह के लॉजिक के साथ वो बात करते हैं कि जो हिंदुस्तान में जन्मा है वो हिंदू है। धर्म उसका कुछ भी हो सकता है ना। वो सनातनी हो सकता है, वो इस्लाम को फॉलो कर सकता है, वो जैन को फॉलो कर सकता है। आपका क्या नाम है? मैं अर्चना वर्मा। इधर आ जाइए थोड़ा सा, नहीं तो आपका चेहरा काला दिखेगा, सब चमक रहे होंगे। जी, ये बताएं कि 24 में आप लोगों का क्या मुद्दा है? पटना साहिब सीट पर आप लोग किसके साथ जाएंगी? और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में कौन सी लहर चल रही है? बिहार में तो अभी लहर हम लोग बीजेपी वाले ही हैं, बीजेपी को ही हम लोग लाइक कर रहे हैं और चूंकि काम उसकी बहुत अच्छी है, हम लोग देख रहे हैं और हम कास्ट समाज सब चाहते हैं कि वो अच्छा एक माहौल बने। और ऋतुराज जी हमारे अभी ये कर्मठ नेता हैं और हम लोग ऋतुराज जी को टिकट दिला के रहेंगे क्या आप लोग? बिल्कुल, ये हमारी प्रयास है कि वो आए और प्राथमिकता है। बिल्कुल, बीजेपी जब सुन लेती है ना कि ऐसे लोग एजेंडा चला रहे हैं तो उस आदमी को जरूर टिकट नहीं देती है। नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो आए और सारे लोग उनको चाहता है, सारे लोग की इच्छा है। तो मुझे एक चीज बताइए कि इस बार मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है कि कैंडिडेट के नाम पर चुनाव होगा? नहीं, मोदी के ही नाम पे चुनाव हो रहा है। हम लोग तो खैर उन्हीं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अच्छा सब कुछ हो रहा है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं। क्या अच्छा हो रहा है? 2-3 बात बताइए। नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, अभी राम मंदिर का जो हुआ तो सब राममय हम हो गए सारे। कहीं ना कहीं तो भाई ये चीज तो हो रही है, निकल कर आ रही है ना कि सब माहौल बहुत अच्छा सब बनते जा रहा है। तो हम लोग क्या चाहेंगे, सनातन धर्म वाले, और क्या चाहेंगे? यही ना कि सब राममय हो। जो सनातन धर्म वाले नहीं हैं वो लोग तो बड़े बौखलाए हुए हैं। नहीं, बौखलाने की बात नहीं है इसमें, उनको भी इसमें रमना होगा क्योंकि जब यहाँ पर जब इसकी लहर है तो आप इससे कहाँ बचिएगा? लहर है? हाँ, लहर है, बिल्कुल है। गांव-गांव में बात होती है क्या? बिल्कुल। या शहर में ही लहर है? हाँ, शहर में लहर है, गाँव जो मोदी को पसंद करते हैं उन्हीं को लहर तो नहीं दिखाई दे रही है? नहीं उनकी भी है, लेकिन हमारी इच्छा है कि चलिए अच्छी चीज की शुरुआत अगर हुई है तो इसको आगे हम लोग लेकर चलें। ठीक, बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकर सिंह हो गया। हम नेशनल वरिष्ठ नागरिक के प्रदेश अध्यक्ष हुए। आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप आम जनों के विचारों को अभी चुनाव से पहले जानने का प्रयास किया, लेकिन हम जो है नगरवासी हैं, हमको सबसे पहले यहाँ की सुविधा चाहिए। जो देख लीजिए बाढ़ के दिनों में क्या स्थिति होती है, या अभी बरसात थोड़ा सा हो जाए तो जो निडर मोहल्ला है, पाटलिपुत्रा, कंकड़बाग डूब जाता है, नाव चलने लगती है। नाव चलने की बात तो छोड़ दीजिए, मोहल्लों में नाव चलने लगती। सुशील कुमार मोदी सांसद आज हैं, पहले उप मुख्यमंत्री हुआ करते तो उनको किस तरह से आप लोगों ने निकाला सो पूरी जनता देखी है। तो कहने का मतलब है कि हमको सुविधा चाहिए। आप ही बताइए, आक्रमण होता है ये फुटपाथ वाले को, हाँ, ये अतिक्रमण, इन लोगों को एक बार हटाया जाता है और दूसरे दिन जो दूसरा मजबूत होता है वहाँ फिर जो है स्थायी हो जाता है। ये कौन देखेगा? दिक्कत ये है ना कि बिहार की जनता किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं देती है। बीजेपी को भी थोड़ा नीचे रख देती है, आरजेडी को भी नीचे रख देती है, और नीतीश बाबू से जो प्रेम है वो छूटता नहीं है। देखिए, प्रेम का तो ऐसा शब्द है ना, जो आपसे भी हमारा प्रेम हो सकता है, आम जनों से भी प्रेम हो सकता है, लेकिन सुविधा का जहाँ तक सवाल है, ये गरीब जो है भूखे मरता है, उसको पहले आप इंतजाम कर दीजिए कहीं, उसके बाद में हटाइए यहाँ से, जाइए ना। 40 में से कितनी सीट इस बार एनडीए को जा सकती है यहाँ से? 40 दूना 80 को सीट और यदि लोग बढ़ा दे संसद से तो अच्छी बात है।
अगर 40 के बाद भी ये निश्चित है कि पीएम नरेंद्र मोदी अभी तक अच्छे पीएम हमें मिले हैं, लेकिन नेशनल व्यवस्था जो है उससे हमको बिहार को जो है लेना है, लेकिन उतना नहीं लेना है। हम बिहार की सुविधा न देखेंगे। आप भाई साहब देखिए अपने चैनल से, यहाँ गार्डिनर हॉस्पिटल है, आप जाइए, मरीज जो है लाइन में लगा हुआ है, कोई दवा उसको उपलब्ध नहीं हो रहा है। अब पेपर में मिलता है कि सारा दवा उपलब्ध है, ये कौन देखेगा? नरेंद्र मोदी हर बार नीतीश कुमार क्यों करते हैं फिर आप लोग? नीतीश कुमार करते हैं इसलिए कि ऊपर से नीचे तक ऐसा न ताल मिलानी हो जाता है, कोई नीतीश कुमार को आना पड़ता है, नहीं तो नीतीश कुमार को कभी नहीं यहाँ आना चाहिए था। अच्छा एक चीज और बताइए, तो सर बाबूजी बैठे रहिए, आप थोड़ा सा मुझे जगह दे दीजिए, मैं इधर आ जाता हूँ। क्या नाम है आपका? शशांक। बीजेपी ने अब जो है नीतीश कुमार के साथ बीजेपी है 2024 के चुनाव में, इससे पहले 19 में भी दोनों साथ में लड़े थे। आप लोगों को लग रहा है कि इसकी जरूरत थी बीजेपी को, या अगर नीतीश बाबू को साथ लिए बिना भी 40 सीटों पर बीजेपी लड़ती लोकसभा का चुनाव तो फायदे में रहती? बिहार को अगर शुरू से एग्जामिन किया जाए तो यहाँ पर सबसे प्रबल रहा है कास्ट समीकरण, और कास्ट समीकरण के अकॉर्डिंग साथ लेकर चलना लाचारी है, अदरवाइज आप जीत नहीं सकते हैं। आप लोहिया जी के जमाने से याद कीजिए तो बिहार जो है एक राजनीतिक प्रयोगशाला रही है। उस राजनीतिक प्रयोगशाला में यहाँ पर हमेशा कास्टिज्म को ही प्रमोट किया गया है। कोई भी हो, अगर एक पार्टी अगर सामाजिक न्याय की बात करती है तो वो भी कास्ट का समीकरण को ही लेकर के चल रही है। तो उस परिस्थिति में आप अगर बिहार का भला चाहते हैं तो ये एक बीच का रास्ता है, एक उदारवादी सोच है। उसी उदारवादी सोच के तहत हमारी लाचारी या मजबूरी या हमारी मानसिकता है कि अभी का वर्तमान गठबंधन या समीकरण सही परिप्रेक्ष्य में है।